विलंब के लिए क्षमा चाहता हूं आचार्य। चंद्रगुप्त, तुम्हें दोबारा अपनी कक्षा में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहता हूं कि अब आंभिक बीती बातें विसार कर एक नए आरंभ के लिए आगे आए। चंद्रगुप्त और आंभिक एक दूसरे के गले लगकर सारी कक्षा के सामने अपने बीच मित्रवत संबंधों की घोषणा करें। आंभिक, चंद्रगुप्त के साथ अपनी मित्रता की घोषणा करो। ठीक है चंद्रगुप्त, आज हम अपनी बीती बातें भुलाकर मित्र हुए। पर इन्हें भी असहाय होने का अनुभव मिलना चाहिए आचार्य। चंद्रगुप्त, तुम तैयार? जी आचार्य। आचार्य, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? चंद्रगुप्त ने जो हमारे साथ किया, उसके बाद हम उसे जीवित भी नहीं देखना चाहते थे, परंतु आपने सबके सामने हमारी और उसकी मित्रता करा दी। क्या होगा हमारी छवि का आचार्य? मिट्टी में मिला के रख दिया हमारी सारी प्रतिष्ठा। शांत आंभिक, शांत। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसके पीछे मेरी एक पूरी सोची समझी योजना है। तुम प्रतिशोध ही लेना चाहते हो ना चंद्रगुप्त से? हो जाएगा तुम्हारा काम, पर यह काम तुम्हें मेरी योजना के अनुसार करना होगा। मैं तुम्हें चंद्रगुप्त का सर उड़ाने के लिए एक ऐसा सुअवसर प्रदान करूंगा कि इस गुरुकुल में सभी के समक्ष वो जीते जागते शव में बदल जाएगा और तुम्हारी ओर कोई उंगली तक ना उठा पाएगा। वो कैसे आचार्य? ध्वनि भेदन। पर चंद्रगुप्त तो ध्वनि भेदन जैसी शिक्षा के लिए अभी बहुत नौसिखिया है आचार्य। तो इसी नौसिखिए को हम योग्य घोषित कर देंगे। बस तुम्हें उसके मन में यह विश्वास बिठाना है कि इस गुरुकुल में तुमसे अच्छा उसका कोई मित्र नहीं, और हम उसके मन में यह विश्वास बिठा देंगे कि हमसे अच्छा गुरु उसे सारी पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। मैं समझ गया आचार्य। इतना बड़ा षड्यंत्र मुझे चंद्रगुप्त को सूचित करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना चंद्रगुप्त,
युद्ध में योद्धा के लिए सतत जागरूकता और चपलता ही उसके सबसे बड़े हथियार होते हैं। आचार्य रुद्र, और इसके बाद जीत की भूख, वार करने की आक्रामक वृत्ति। वार चंद्रगुप्त। वाह चंद्रगुप्त वाह। चलो अब अंबिक के साथ युद्ध करो। देखते हैं तुम उसके साथ क्या करते हो। आओ अंबिक। खड़े क्यों? युद्ध। सुकांत, क्या तुम्हें याद नहीं कि अब हमारा मित्र है? क्षमा करें आचार्य। आज के बाद यदि भूल से भी किसी ने इस पर हाथ उठाने का दुस्साहस किया, याद रखना अंबिक कुमार है हमारा नाम। मित्र पर उठने वाले हाथ को काट के रख देते हैं हम। चलो अब तुरंत क्षमा मांगो इससे। अरे नहीं नहीं अंबिक, क्षमा की क्या जरूरत है? अभ्यास में तो ये सब हो ही जाता है। शायद इनसे भी अनजाने में ही हुआ हो। कोई बात नहीं मित्रों। वाह चंद्रगुप्त, ये है एक सच्चे योद्धा की पहचान। विशाल हृदय। आज का अभ्यास यहीं समाप्त करते हैं। अंबिक, आज कक्षा में मेरी सहायता करने के लिए और इतनी मित्रता दिखाने के लिए मैं तुम्हारा मन से धन्यवाद करता। नहीं चंद्रगुप्त, उल्टा हमने आज तक तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसके लिए हम तुमसे क्षमा चाहते हैं। तुमने जो किया वो सब ठीक था हमारे साथ। हमें हमारी करनी का दंड तो मिलना ही चाहिए। अब भूल भी जाओ उन बातों को अंबिक। बीती ताही बिसार के आगे की सुध ले। मैंने आज ही ये श्लोक पढ़ा था। चंद्रगुप्त, आचार्य चाणक्य तुम्हें अपने कक्ष में बुला रहे हैं। चलिए मैं आता हूं। चंद्रगुप्त, मुझे तुमसे एक आवश्यक बात करनी है। बाद में कर लेना अक्षय। अभी इसे आचार्य चाणक्य ने अपने कक्ष में बुलाया है। जाओ चंद्रगुप्त। जी। जब भी लोग तुम्हारे प्रति अचानक अपना व्यवहार बदल लें तो उनसे बहुत संभल कर रहना। आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य? तुम्हें नहीं लगता ये अंबिक
जो अचानक तुमसे मित्रवत व्यवहार करने लगा है, इसमें कुछ अप्राकृतिक है, असहज है, अथवा वो जो तुम्हारे गुरुकुल में प्रवेश तक के विरुद्ध थे और जिसके पास तुम्हारे लिए सदैव दंड या निंदा थी, अचानक वो आज तुम्हारी बातों की प्रशंसा करने लगे हैं। अकारण प्रशंसा करने वाले लोग दूध से ढके विष कुंभ की तरह होते हैं, जिनसे तुम्हें सचेत रहने की आवश्यकता है। आचार्य, मुझे आपकी बातें समझ ही नहीं आती। आप चाहते क्या है मुझसे? आप ही तो कहते हैं कि मित्र बनाओ, मित्र बनाओ। अब मैं मित्र बना रहा हूं तो आप कह रहे हैं सचेत रहो। आप ही सदैव कहते हैं कि सीखो सीखो। अब मैं सीख रहा हूं तो आपको उसमें भी समस्या दिख रही है। क्षमा करें आचार्य, पर सत्य तो यही है कि जो मैं पिछले 6 माहों में नहीं सीख पाया हूं, वो आचार्य सुखदेव ने मुझे 2 दिनों में सिखा दिया। जैसी तुम्हारी इच्छा। जब व्यक्ति मित्र और शत्रु में भेद करना भूल जाए तो समझ लो कि उसने पतन की ओर अपना पहला पग उठा लिया है। प्रणाम आचार्य। चंद्रगुप्त, चलो, हम सब भोजन के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम आचार्य। मुझे षड्यंत्र की दुर्गंध आ रही है भद्रभट्ट। चंद्रगुप्त पर दृष्टि रखो। जी आचार्य। और शिकारी फिर अपने हाथ मलते रह गया। कहने लगा कि आचार्य, आपने तो कहा था कि मैं जीतूंगा। चलो, मैं थोड़ा और भोजन लेकर आता हूँ। शशांक, तुम्हारे पसंदीदा फल लेकर आ रहा हूँ। धन्यवाद चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, हाँ, मुझे तुमसे एक आवश्यक बात करनी है। बताओ ना अक्षय। वो आंबिक ठीक नहीं है। मैंने सुना है कि वो क्या गुप्त वार्ता चल रही है? हमें भी तो बताओ। नहीं, गुप्त क्या होगा मेरे पास कहने को? अरे चंद्रगुप्त, शशांक के लिए फल लिया कि नहीं तुमने? उसके लिए तो इतने सारे ले रहा हूँ। हाँ, चलो शीघ्र करो। चंद्रगुप्त, तुम्हें लक्ष्य पे तीर मारना है, ठीक लक्ष्य के बीच में। उसी तरह से सोचो जैसे कभी अर्जुन ने सोचा था लक्ष्य भेद के समय। ना पेड़, ना पत्ते, ना चिड़िया, बस चिड़िया की आंख। पहला ही वार निशाने पे।
चंद्रगुप्त, वाह, कमाल कर दिया तुमने तो। कहना तो नहीं चाहिए, किंतु कहने से स्वयं को रोक भी नहीं पाऊंगा मैं। तुम्हारे जैसा शिष्य मेरे पास है, इस बात का मुझे गर्व हो रहा है। तुम्हें पता है चंद्रगुप्त, युद्ध शिक्षा का पहला चरण तुमने चुटकी बजाते ही पार कर लिया। तो अगले चरण के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार हूं आचार्य, आप आदेश करें। ध्वनि भेदन युद्ध की सबसे उन्नत और कठिन कला है। रणभूमि में जब योद्धा चारों ओर से घिर जाता है, तब उसे कहां दिखाई देता है कि कहां से आक्रमण हो रहा है, किधर से वार हो रहा है। ऐसी स्थिति में योद्धा ध्वनि भेदन कला से युद्ध करता। आंख का कोई प्रयोग नहीं, ध्वनि के सहारे बचाव और ध्वनि के सहारे ही आक्रमण। और यदि यह कला तुमने सीख ली और इसमें पारंगत हो गए, तो तुम्हें वीर यात्रा पर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, स्वयं मैं भी नहीं। ध्वनि भेदन, ध्वनि भेदन के बारे में तुम क्या जानते हो चंद्रगुप्त? तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी, फिर चारों ओर से तुम पर आक्रमण किया जाएगा। मात्र आक्रमणकारी की ध्वनि सुनकर तुम्हें उससे बचना भी है और उस पर आक्रमण भी करना है। कैसे कर पाओगे चंद्रगुप्त? इसके लिए वर्षों के अभ्यास की आवश्यकता है। पर आचार्य सुखदेव का तो यही कहना है कि मैं इसके लिए तैयार हूं। अंबिका और मेरे दूसरे मित्रों का भी यही मानना है। ये वही आचार्य सुखदेव है ना, जिन्होंने तुम्हें उच्च युद्ध शास्त्र की शिक्षा का अवसर देने तक का विरोध किया था। और आज वही स्वयं तुम्हें प्रमाणित कर रहे हैं कि तुम एक दिन में इतने पारंगत हो गए हो कि ध्वनि भेदन युद्ध कर सकते हो। आचार्य, हो सकता है आपका कहना उचित हो, पर यदि अब मैंने अपना पांव पीछे खींच लिया तो मैं सदैव अपने साथियों से पिछड़ जाऊंगा। एक बार कदम आगे बढ़ाने के बाद उसे पीछे हटाना मुझे आता नहीं है आचार्य। और वहां मैं सबसे कह चुका हूं कि मैं तैयार हूं। तुम्हारे इस बालहट के समक्ष मैं भी असहाय हूं चंद्रगुप्त। किंतु स्मरण रहे, यह वास्तविक युद्ध नहीं है, युद्ध का अभ्यास मात्र है। जो ही तुम्हें लगे कि अभ्यास के नाम पर कुछ और हो रहा है, तुम सचेत हो जाना, अभ्यास से बाहर निकलना। आचार्य, आप मेरे बारे में इतनी चिंता कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका सच्चे मन से आभारी हूं। बस एक कृपा और कर दीजिएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए आचार्य। आशीर्वाद हृदय से दिया जाता है, और मेरा हृदय इस अभ्यास को स्वीकार ही नहीं कर रहा। हृदय तो तुम्हारा अनित होते हुए देख रहा है। तो आशीर्वाद का सच्चा भाव कहां से आएगा? चंद्रगुप्त, तुम भी ये कर पाओगे, मुझे तुम्हारी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास है। और हां,
ये देखो, तक्षशिला की उत्कृष्ट लकड़ी से बनी हुई तलवार तुम्हारे लिए। अब इसे तुम मेरी तरफ से उपहार समझ लो, मेरा आशीर्वाद, चाहे जो समझ लो। आचार्य, क्या मेरे साथ अभ्यास में भाग लेने वालों को भी ऐसे ही हथियार मिलेंगे? चिंता मत करो बंधु, बिना हथियारों के हम भी नहीं होंगे वहां। तुम्हारे लिए सब तैयार है। चंद्रगुप्त, अब तुम जल्दी से जाओ और अभ्यास के कपड़े पहन के आ जाओ। वेशभूषा परिवर्तन कक्ष में रखे हैं कपड़े। और सुनो, पहले ही कार्यक्रम विलंब से चल रहा है और विलंब नहीं होना चाहिए। जाओ। पर यदि हम आचार्य चाणक्य के लिए रुक जाए तो? अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते चंद्रगुप्त। तुम जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आओ। जैसी आपकी आज्ञा आचार्य। चंद्रगुप्त, यह आचार्य चाणक्य ने भिजवाया है, तुम्हारी माँ की निशानी। आचार्य ने माँ की निशानी के रूप में अपना आशीर्वाद भेजा है मेरे लिए। परिवर्तन कक्ष में श्वेत कपड़े को खोजना चंद्रगुप्त, समझ गए ना? कसम है मुझे मेरी माँ की, उसे मुक्त करने के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनूंगा। ये क्या है? परिवर्तन कक्ष में श्वेत कपड़े को खोजना चंद्रगुप्त, समझ गए ना? अक्षय वीणा, लोहे की तलवार। तक्षशिला की उत्कृष्ट लकड़ी से बनी हुई तलवार तुम्हारे लिए। मेरी तलवार लकड़ी की और बाकियों की असली? बाहर आओ चंद्रगुप्त, क्या कर रहे हो? जल्दी आओ ना। जल्दी आओ ना। जब भी लोग तुम्हारे प्रति अचानक अपना व्यवहार बदल लें तो उनसे बहुत संभल कर रहना। मैं तो तुम्हें अपना मित्र समझता था अंबिक, पर आज तुमने मुझे सिखा दिया कि युद्ध में कोई किसी का मित्र नहीं होता, कि यदि सतर्क नहीं रहोगे तो तुम्हारा प्रिय भी तुम पर घात कर सकता है।
पर आज इस घात का जवाब ये क्षत्रिय पुत्र चंद्रगुप्त में देगा। छल का बदला। छल। जैसे ही वो बाहर निकले अपना सामान ले आना। क्या हुआ बंधु, मुहूर्त ढूंढ रहे थे क्या? वो तो तुमने ढूंढ ही लिया है अंबिक। मेरे कल्याण का। तो फिर देर किस बात की, हो जाए बाजी। नहीं, युद्ध, बस युद्ध। धैर्य रखो चंद्रगुप्त। भेदने की इतनी जल्दी? पर मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि टक्कर यहां नहीं हो रही। फिर पड़ोसी राज्य में। पड़ोसी राज्य में? वहां ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी है? राजा को संदेह होने लगा है उनकी सुरक्षा व्यवस्था में। उन्हें लगता है कि शत्रुओं ने गुप्त योद्धा छोड़ रखे हैं महल में उनकी हत्या के लिए। तो क्या उपाय सोचा है तुमने? ऐसे समय में राजा को पीछे हट जाना चाहिए, जिससे शत्रु विचलित होकर स्वयं कोई चूक कर बैठे। उपाय तो अति उत्तम है तुम्हारा, परंतु राजा की यह कठिनाई मुझे समझ में नहीं आई। अभी कल ही वहां से संदेश आया था कि वहां सब कुशल है। तो अब फिर से तुम अपने जाने के कारण के बारे में प्रकाश डालना चाहोगे? वन में प्राणी तभी तीतर बीतर भागते हैं जब कोई आंधी आने वाली हो। तुम जा सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर कदम जनहित और भारत कल्याण की ओर ही होगा। आचार्य, सारी सामग्री तैयार है, परंतु करना क्या है?
प्रतीक्षा। सृष्टि के हर निर्माण में एक षड्यंत्र छुपा है। मेंढक को सांप खा जाता है, सांप को नेवला। नियति ने किसके लिए कितने दिन लिखे हैं, यह इस बात पर निर्भर है कि इनमें से कौन पहले किस पर वार करता है। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। लगाम अपने हाथ में लेने की बारी आ गई है पुरुषदत्त। चलो। आओ मेरे वीरों, आओ। मैं तैयार हूँ आचार्य। तैयार तो तुम्हें होना ही था चंद्रगुप्त। आचार्य, मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती थी कि कोई भी परीक्षा देने से पहले अपने आचार्य के आशीर्वाद अवश्य लेना। विजयी भव। आचार्य, मैं आपका आशीर्वाद व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। मेरे विचार से इस निर्णय को यदि हम समय पर छोड़ दें तो अच्छा है। क्षमा करें आचार्य, परंतु मेरे गुरु ने मुझे यही सिखाया कि जो समय पर निर्भर नहीं करते वो अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। चंद्रगुप्त, जितनी अच्छी अच्छी बातें करते हो उतनी ही अच्छी तलवार चला के दिखाओ तो जाने। और चिंता मत करना बंधु, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस एक बार ये ध्वनि भेदन की परीक्षा हो जाने दो, उसके बाद तो तुम सीधा ऊपर ही पहुंच जाओगे। इसका ऊपर से तात्पर्य है सीधा ऊपर के वर्ग में। अपने कदमों को कष्ट दो पुरुषदत्त, समय बहुत कम है। पर आचार्य, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा? क्या ध्वनि भेदन पहाड़ की चोटी पर होगा आचार्य? नैसर्गिक वातावरण के बीच कहिए अंबिक। वहां ना तो अखाड़े का कोई दायरा होता है और ना ही होते हैं नियम। और तुम तो जानते हो, जहां नियम नहीं होते वहां दुर्घटनाएं तो घटित हो ही जाती हैं। प्रत्यक्ष देखा सुना विश्वास को दृढ़ करता है। चंद्रगुप्त इधर। उधर नहीं, इधर। क्या हुआ मित्र? ध्यान दो, ध्यान।
मित्र, ध्यान दो, ध्यान। मैं जानता हूं मेरे साथ छल हो रहा है आचार्य सुखदेव। आपने इन लोगों को असली शस्त्र दे रखे। ये क्या कह रहे हो तुम चंद्रगुप्त? मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप ये मत सोच लेना कि मैं इस चुनौती से पीछे हट जाऊंगा। मैं लड़ूंगा, और वो भी असली तलवार से। अब यदि मैं चाहूं तो अपने आंखों पर बंदी पट्टी उतार सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने यह साबित करना चाहता हूं कि मैं भी किसी से कम नहीं। क्यों आम्बिक? बकवास कर रहे हो तुम। मेरे पास लकड़ी की तलवार कैसे? मेरी असली तलवार कहाँ है? तुम जो ढूंढ रहे हो आम्बिक, वो मेरे पास है। और कहा जाता है कि तलवार जिसके पास होती है, बाजी उसी की होती है। आदित्य! अम्बिक! क्या सोचा था चंद्रगुप्त? आम्बिक कुमार का अपमान करके जी लोगे? हम बहुत भावुक हैं चंद्रगुप्त। छोटी छोटी चोट भी बहुत गहरी होती है हमारे लिए। जिस क्षण तुमने हमें उस गड्ढे में ढकेला था, भी हमने
हमने ये सोच लिया था, तुम्हारा एक उदाहरण बना देंगे हम।